तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं, आज की कहानी बताऊं उससे पहले एक घटना जो भी इसी सोमवार को, जो सोमवार अभी बीता 3-4 दिन पहले, इसी सोमवार को अमेरिका में एक स्कूल में एक घटना घटती है। दरअसल इसी स्कूल में, जिसका नाम था मेहदिया सेकेंडरी स्कूल, इसी स्कूल में अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से हॉस्टल्स बने हुए थे। लड़कों के हॉस्टल अलग थे, लड़कियों के हॉस्टल अलग थे। और इसी सोमवार को एक गर्ल्स हॉस्टल में, जिसमें लगभग हाई स्कूल की लड़कियां ज़्यादातर थी, उसी हॉस्टल में अचानक से आग लग जाती है। अब जैसे ही आग लगती है तो फ़ौरन इमरजेंसी नंबर डायल होता है। मौके पे फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंचती हैं। घंटों तक कड़ी मशक्क़त होती है। कड़ी मशक्क़त होने के बाद अब चूँकि उस हॉस्टल में ज़्यादातर जो चीज़ें थी फाइबर की, वुडन की और प्लास्टिक की, इन्हीं सारी चीज़ों की बनी हुई थी। तो आग जब लगी तो फिर काबू पाने में काफ़ी टाइम लगा, लगभग 5 से 6 घंटे का वक्त लगा। अब 5-6 घंटे बाद जैसे तैसे जब आग थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो फिर कुछ टीमें अंदर गई ये देखने के लिए कि कितने बच्चे सुरक्षित हैं, कितने बच्चों को चोटें आई, क्या कुछ हुआ। तो जब टीमें अंदर गई तो लगभग अंदर से 20 बच्चों की डेड बॉडी निकली। यानी 20 बच्चे उस आग में जल के मर चुके थे। लगभग 10-20 बच्चे ऐसे थे जिनकी हालत नाजुक थी, जो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अब इन बच्चों को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब यहीं से कवायद शुरू हुई कि फिर जो हॉस्टल था उसमें आग लगी तो लगी कैसे। फिर पुलिस आई, जांच पड़ताल शुरू हुई। वहाँ के जो वार्डन थी और जो बच्चे थोड़े बहुत बोलने की हालत में थे, जो थोड़े बड़े सुस्त थे, उनसे जब पूछताछ की गई तो फिर एक बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी खौफनाक वजह निकल के सामने आई। दरअसल इस आग लगने से एक दिन पहले, यानी संडे को, उस हॉस्टल में रूटीन चेकअप हुआ था। अब रूटीन चेकअप में जिसके पास फ़ोन वगैरह थे और वो फ़ोन का, इंटरनेट का मिसयूज कर रहे थे, तो ऐसे बच्चों से फ़ोन जब्त कर लिया गया था, उनसे फ़ोन छीन लिया गया था। और उन्हीं में से एक लड़की भी ऐसी थी जिसका फ़ोन जब्त किया गया, फ़ोन छीना गया। लड़की का फ़ोन छीना गया, वो फ़ोन से कुछ ऐसे वैसे काम कर रही थी। उस लड़की को गुस्सा लगी। संडे का जो दिन था जैसे तैसे करके उसने गुजारा। लेकिन जब मंडे से फिर उसके हाथ में फ़ोन नहीं आया तो गुस्से में उसने स्कूल से बदला लेने की सोची। और इसी गुस्से में फिर उस स्कूल में उसने आग लगा दी जिस हॉस्टल में वो रहती थी। और इस आग में 20 से ज़्यादा बच्चियों की मौत हुई। कई ऐसी हैं जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं और उनमें से वो बच्ची अभी खुद घायल है और हॉस्पिटल में है। तो आप सोच के देखिए कि अब 14-15 साल की लड़की या लड़कों के अंदर इस कदर गुस्सा आ चुका है मोबाइल को लेके, अपनी सोशल मीडिया की चीज़ों को लेके, कि वो किसी की जान लेने से भी नहीं कतरा रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से और अपने बच्चों को इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं फ़ोन के, सोशल मीडिया के एडिक्टेड तो नहीं हो जा रहे हैं। क्योंकि आज अमेरिका में घटी है तो कल हमारे हिंदुस्तान में भी हो सकती है। तो मुझे लगा इस घटना के बारे में आपको बताएं, ताकि इससे थोड़ा बहुत आप जागरूक हों, अपने बच्चों पे और अपने सगे संबंधियों पे नज़र रखें। तो फिलहाल ये तो औपचारिक एक बात रही जो मुझे कहनी थी। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो वास्तव में बड़ी हैरान करने वाली भी है, बड़ी चौंकाने वाली भी है। और एक अचानक से हुए कत्ल के बाद जिस तरह का कातिलों ने दिमाग लगाया, जिस हिसाब से चीज़ें की, शायद ऐसी भी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। आज की कहानी पंजाब की है। पंजाब का एक शहर लुधियाना, और उसी लुधियाने में एक गाँव है, रहीन गाँव। दरअसल रहीन गांव में एक शख्स जिसका नाम था गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह लगभग 60-65 साल इनकी उम्र रही होगी। अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहते थे। थोड़े बहुत बिजनेस वगैरह इन्होंने किया था, जैसे सुअर पालने का बिजनेस था, कुछ खेती बाड़ी भी अच्छी खासी थी। सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती रही और पैसे भी जो कुछ थे वहाँ से आ जाते थे इनके सुअर वाले बिजनेस से और खेती वगैरह से। बेटा भी ठीक ठाक कहीं कमाता था। बात है जनवरी साल 2023 की। जनवरी साल 2023 को 23 जनवरी की तारीख थी, यानी मेरे जन्मदिन की ये बात है। 23 जनवरी साल 2023 को जो गुरचरण सिंह थे अपने घर से ये कह के निकलते हैं कि वो खेत के लिए जा रहे हैं। ये कह के निकलते हैं, घर वाले भी कहते हैं कि ठीक है जाइए, खाने के टाइम आप आ जाइएगा। शाम का वक्त था, शाम को लगभग 4 या 5 बजे ये बोल के निकले थे। 6 बज गए, 7 बज गए और लगभग 8 बजे तक तो वो लौट के आ भी जाते थे। लेकिन इस बार 8:30 बज गए और गुरचरण का कुछ अता पता नहीं। अब 8:30 बजे और गुरचरण का कुछ अता पता नहीं,
परिवार वालों को लगा कि देखिए पता नहीं कहाँ रुक गए, कायदे से आ जाना चाहिए, खाने पीने का टाइम हो चुका है। अब इसके बाद गुरुचरण के फ़ोन पे फ़ोन किया जाने लगा तो संजोग से फ़ोन भी स्विच ऑफ। अब 8:30 तक वो लौट के आए नहीं, 8:30 पे फ़ोन किया गया तो फ़ोन स्विच ऑफ। तो फिर परिवार वाले थोड़े बहुत परेशान होते हैं। जो बेटा भूपेंद्र है वो खोजने के लिए निकलता है। जिस खेत को वो बता के गए थे उस खेत में जाता है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ करता है तो पता चलता है कि जो गुरुचरण है वो तो यहाँ आए तक नहीं। अब जैसे ही ये बात भूपेंद्र सुनता है तो सुनने के बाद परेशान, और कि पिता ने तो बोला था कि वो खेत के लिए जा रहे हैं और खेत वाले बता रहे हैं कि पिता तो आए तक नहीं। तो फिर भूपेंद्र को लगा कि जो पिताजी हैं थोड़े से शराब वगैरह पीते हैं, तो इसका मतलब कहीं इसी ऐसे दोस्त के पास चले गए होंगे जो शराब वगैरह पीता है, या फिर किसी ऐसे अड्डे वगैरह पे चले होंगे, या फिर किसी शराब की दुकान पे चले गए होंगे। इसीलिए अब भूपेंद्र जो है गुरुचरण को खोजने के लिए इधर उधर की दुकानों पे, गुरुचरण के दोस्तों के पास जहाँ उसकी जमघट बैठती थी हर उस जगह पे अब बारी बारी से भूपेंद्र जा रहा, जाने के बाद पूछताछ कर रहा। अच्छा, इधर जो घर वाले थे अब वो राह देख रहे हैं और लगभग 10 बज गए। गुरुचरण का भी पता नहीं, भूपेंद्र का भी कुछ पता नहीं। तो परिवार वाले फिर टेंशन में, इस बार भूपेंद्र को फ़ोन करते हैं। तो जब भूपेंद्र को फ़ोन करते हैं तो भूपेंद्र बेचारा बेहद घबराया हुआ बताता है कि जो पिताजी है उनका कुछ पता नहीं है। कह के तो गए थे कि खेत पे जा रहे हैं और खेत पे आए तक नहीं, और आसपास के लोगों से भी मैं पूछताछ कर रहा हूँ तो कुछ पता नहीं। अब घर वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं तो घर वाले भी एकदम परेशान कि अब तक तो ये लग रहा था कि कहीं चले गए होंगे, अभी आ जाएंगे, लेकिन अब ये क्या है कि जहाँ बताए थे वहाँ गए नहीं, जहाँ जा सकते हैं वहाँ मिले नहीं, तो फिर माजरा क्या है। अब भूपेंद्र पूरे गांव में आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रहा, छानबीन कर रहा, अपने तरीके से हर एक घर पे जा रहा। देखते ही देखते पूरी 23 तारीख बीत गई और कहीं कुछ पता नहीं। 23 तारीख बीती और 24 तारीख आई, और 24 जनवरी को तो मानो पूरे उस रहीन गांव में हड़कंप कि एक अच्छा भला शख्स अचानक से गायब हो गया, किसी को कुछ पता तक नहीं। अब 24 तारीख को तो पूरे गांव वाले मिलके आसपास के गांव में भी छानबीन करते हैं। जैसे होता है अक्सर कि कोई गांव का एक आदमी है तो कम से कम अगल बगल के 8-10 गांव में तो उसका निमंत्रण होता है, 8-10 गांव में तो उसकी दोस्ती होती है, जहां पे अक्सर वो लोग खाने पीने चले जाते हैं। तो फिर गांव वालों को लगा कि ऐसे ही किसी गांव में गए होंगे या फिर ड्रिंक वगैरह वहां जाके कर लिए होंगे, फ़ोन डिस्चार्ज हुआ होगा तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा। इसीलिए अब भूपेंद्र और उसके पूरे गांव वाले मिलके आसपास के गांव में भी छानबीन करते हैं, लेकिन 24 तारीख पूरी बीत गई और कुछ भी पता नहीं। 25 तारीख तक तो जितने भी रिलेटिव थे वहाँ भी हड़कंप मच चुकी थी। 25 तारीख को रिलेटिव से भी पूछा जाता है कि क्या आपके यहाँ तो नहीं चले गए, चाहे वो गुरुचरण की बहन रही हो, चाहे उसकी भतीजी रही हो, चाहे ससुराल वाले हों। अब हर एक जगह जो गुरुचरण का बेटा भूपेंद्र है वो पूछताछ कर रहा, छानबीन कर रहा, अपने तरीके से हर एक संभव कोशिश कर रहा। और इसी पूछताछ में, इसी छानबीन में, इसी उधेड़-बुन में टोटल पूरे के पूरे जनवरी का महीना बीत गया और गुरुचरण का कुछ अता पता नहीं। यानी 23 से गायब हुआ एक शख्स लगभग 7 दिनों से गायब है। 7 दिनों से पूछताछ छानबीन चल रही। इधर जो इसके साथ वाले थे गुरुचरण के, जिसके साथ इसने काम किया था, चाहे वो सुअर के बिजनेस का हो, चाहे अलग अलग जो और बिजनेस थे, खेती वगैरह, अब वो भी लोग परेशान हैं कि उनका एक पार्टनर कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया। अब ये सारे लोग लगभग 10 दिन तक पूछताछ करते हैं, 10 दिन तक छानबीन करते हैं, जब कहीं से कुछ पता नहीं चला। तो फिर 10 दिन बाद जो उसके पार्टनर थे और बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा कि अब ऐसे तो अब बात बनेगी नहीं, एक काम करते हैं, अब चलते हैं थाने और कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, चूँकि ये जो मामला है कहीं ना कहीं किसी और दिशा में ही जा रहा, चूँकि 10 दिन से कोई शख्स अचानक से गायब नहीं हो सकता। 10 दिन में अगर किसी के यहाँ गए होते तो भी पता चल जाता। इसलिए 23 से टोटल 17 दिन बाद, यानी 17वें दिन 10 फरवरी को जो वहाँ का थाना लगता है, डेहलो थाना, वहाँ पे भूपेंद्र सिंह अपने पिता गुरुचरण की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाता है। अब 10 तारीख को जब वो कंप्लेन दर्ज करवाने पहुँचा, पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि कब की ये घटना है। अब जैसे ये सवाल पूछते हैं तो फिर भूपेंद्र बताता है कि 23 जनवरी की। अब इतना सुनने के बाद पुलिस वाले भी एकदम हक्के बक्के कि आपके जो पिता हैं वो 17 दिन से गायब हैं, आप 17 दिन बाद आ रहे हैं कंप्लेन करने। तो फिर 17 दिन में तो आदमी अगर मर भी गया होगा तो लाश का भी पता नहीं चलेगा। 17 दिन में अगर उसके साथ कुछ हादसा हुआ होगा तो जो करने वाले होंगे उनको भी अच्छा खासा मौका मिल जाएगा।
पुलिस वाले एक तरफ गुस्सा भी होते हैं, एक तरफ उनको इस शख्स की मासूमियत पे एक तरह से सहानुभूति भी आती है कि कैसा बेटा है कि इतने दिन तक खुद ही खोज रहा, FIR तक नहीं किया। बहरहाल पुलिस वाले अब कंप्लेन दर्ज करते हैं और खोजबीन शुरू कर देते हैं। खोजबीन के सिलसिले में सबसे पहले गांव में आते हैं। गांव में एक एक जितने दोस्त थे उनसे पूछताछ करते हैं, अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, अलग अलग इलाकों में जाके छानबीन करते हैं कि कहाँ गया था लास्ट बार, कहाँ देखा गया था, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ नहीं, क्या किसी से कोई दुश्मनी, क्या किसी से कोई दोस्ती या फिर कोई पैसे का विवाद। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं। और इस जांच पड़ताल में, इस छानबीन में भी टोटल 10 दिन और गुजर गए और तारीख आ जाती है 20 फरवरी। अब 20 फरवरी की तारीख आती है और 20 फरवरी को जो भूपेंद्र है और उसके जो पिता थे गुरचरण, उनके जो पार्टनर थे और भी गांव के कुछ सम्मानित जो लोग हैं, जब देखते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और कुछ पता नहीं और पुलिस वाले भी 10 दिन से कुछ कर नहीं पाए, तो फिर ये पहुंच जाते हैं ACP साहब के पास। अब ACP साहब के पास जाते हैं, SP साहब से बताते हैं कि जो मेरे पिता हैं गुरचरण वो गायब हैं, फला तारीख से गायब हैं, इतने इतने दिन गुजर गए, पुलिस वाले खोज रहे हैं, अभी तक कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब ACP साहब ये बात सुनते हैं तो फिर थाने में कांटेक्ट करते हैं कि क्या हुआ, कैसी अपडेट है। तो थाने वाले वही बात बताते हैं कि साहब ये 23 जनवरी से तो गायब है, 10 फरवरी को इन्होंने कंप्लेन दर्ज की तो ये घटना और इसमें इतनी चीज़ें उधेड़-बुन हो चुकी हैं। अगर किसी ने कुछ किया होगा तो उसको इतना मौका मिल गया होगा, न जाने कितने सबूत मिटा दिया होगा कि अब मामले की जाँच बड़ी मुश्किल है। अब 20 तारीख को ये घटना जब हुई, यानी 20 फरवरी को जब SP साहब ये सारी बातें सुनते हैं तो फिर आश्वासन देते हैं कि जांच पड़ताल की जा रही है, छानबीन की जा रही है, आप आश्वस्त रहिए, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। अब ये चीज़ें जब भूपेंद्र सुनता है तो सुनने के बाद फिर भूपेंद्र भी कहता है कि ठीक है। इतना कहने के बाद घर पे आता है, लेकिन जैसे ही घर पे आता है तो जो घर वाले थे वो भूपेंद्र को कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे पिता गायब हुए होते या फिर उनका किडनैप हुआ होता या फिर कोई और हादसा होता तो कम से कम अब तक उनकी लाश तो मिल जाती। जहाँ तक हमें लगता है तुम्हारे पिता को किसी ने किडनैप किया है, कोई पुरानी रंजिश है, और किडनैप करके या तो उनको कहीं छुपाया है या तो उनकी हत्या कर दी गई है और लाश को कहीं फेंका गया है। अब जैसे ही ये बात भूपेंद्र सुनता है तो भूपेंद्र के सुनने के बाद वो फिर से भागा SP साहब के पास और कहता है कि साहब मेरे पिता को गायब नहीं किया गया है, उनका मर्डर किया गया। अब SP साहब ये बात सुनते हैं तो वो भी परेशान कि अब तक तो कुछ पता ही नहीं था, पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। इधर बेटा कह रहा है कि अब तक गायब किया गया था, अब कह रहा है कि मर्डर हो गया, तो ये हवा में तीर क्यों चला रहा है, आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। बहरहाल जो शख्स गायब हुआ था उसका वो बेटा था, तो उसके साथ पूरी सहानुभूति थी। SP साहब फिर आश्वासन देते हैं। इधर धीरे धीरे ये मामला भी बढ़ता चला गया, पुलिस वालों की कार्य प्रणाली पे भी एक तरह से उंगली उठने लगी। धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें एक्टिव होने लगी। जो छोटे मोटे टटपुजिया नेता थे वो भी अपनी नेताई इसमें चमकाने लगे, अपनी राजनीति उसमें सेकने लगे, राजनीति की रोटियां। अब जैसे जैसे ये मामला भी तूल पकड़ने लगा तो फिर वहाँ के जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लिया और 29 फरवरी को इस मामले को एक टीम बनाई, CIA नाम की टीम बनाई और इस टीम के हवाले ये पूरा मामला कर दिया और कहा कि अब इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाइए और जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच कीजिए। अब CIA को ये मामला जब हैंडओवर हुआ तो CIA भी फिर से जीरो से शुरू करती है, फिर से वही जांच पड़ताल, आसपास के लोगों से पूछना, भूपेंद्र से पूछना कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या किसी से कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कोई पैसे का विवाद तो नहीं था। भूपेंद्र से CIA वाले सवाल कर रहे हैं, भूपेंद्र अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि और अपनी जानकारी के हिसाब से जवाब दे रहा। 29 तारीख को CIA के हवाले पूरा मामला हुआ था। देखते देखते पूरी फरवरी भी बीत गई, फरवरी का महीना बीता, मार्च का महीना आ गया। मार्च आते आते अब इधर राजनीति भी गर्म होने लगी कि पुलिस वाले कुछ काम नहीं कर रहे हैं, एक शख्स गायब है, इतनी सारी बातें हो रही। तो जब CIA पे प्रेशर बढ़ा तो CIA ने भी सोचा कि अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टीम का सहारा लेते हैं। टेक्निकल टीम का सहारा लिया गया। उसके बाद कॉल डिटेल, वो सारी चीज़ें खंगाली गई। तो कॉल डिटेल और सारी चीज़ों को खंगालने में ना तो कुछ ऐसा संदिग्ध मिला, ना ही कुछ ऐसा नया नंबर मिला। लास्ट लोकेशन खंगाली गई तो लास्ट लोकेशन भी आसपास की ही मिली, कुछ भी चीज़ें ऐसी संदिग्ध नहीं थी। कॉल डिटेल में महज घर वालों के नंबर थे, जितने पार्टनर्स थे उनके नंबर थे जिनके साथ वो काम करता था।
या फिर सुअर का व्यापार था तो जो चारा वाले थे या फिर जो खाद वाले थे या फिर जो कस्टमर थे उनके नंबर थे। ऐसा कुछ नंबर भी नहीं मिला कि जहाँ से मामला सुलझ जाए। अब पुलिस वाले और सीआईए वाले जब जांच पड़ताल करते रहे और देखते देखते पूरा का पूरा मार्च महीना बीत गया, गुरचरण का कुछ पता नहीं। तो फिर अब सीआईए वालों को लगा कि अगर ये मामला एक्सटर्नल होता, यानी इसमें अगर जो गायब करने वाला है या फिर कोई और बात है, तो अगर ये मामला एक्सटर्नल होता तो अब तक कोई ना कोई ऐसा सबूत, कोई ना ऐसा सुराग जरूर मिल जाता जिससे मामला सॉल्व हो जाता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी बात है या फिर कोई ऐसा शख्स है जिस पे हम चाहकर भी नज़र नहीं बना पा रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि सबूत हमारे सामने है या फिर हम देख नहीं पा रहे। अब पुलिस वाले, सीआईए वाले जब ये बात सुनते हैं तब जाके वो आसपास के लोगों को, खासकर जो फैमिली वाले थे, जो उसके हित मित्र थे, उनको जीरो इन करना शुरू करते हैं। अब पुलिस की रडार में एक तो बेटा भूपेंद्र आता है, परिवार के और लोग आते हैं, जितने दोस्त यार थे वो लोग आते हैं, और जो पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर थे सुअर के व्यापार में, गुरमीत सिंह और गुरिंदर सिंह, ये दोनों लोग भी आते हैं। अब इन चारों लोगों को, चारों पांचों लोगों को और बाकी अलग अलग जितने परिवार के सदस्य थे उनको जीरो इन किया जा रहा। छानबीन, जांच पड़ताल, पूछताछ अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से किया जा रहा। सबकी कुंडली भी खंगाल रहे हैं, सबके बारे में पता भी कर रहे हैं कि कौन शख्स कहाँ गया था, कैसे किसके संबंध है, कैसा किसका नेचर है। और इन सारे चक्करों में अप्रैल का महीना भी बीत गया, यानी 23 जनवरी से कवायद शुरू हुई थी। जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीत गया। अप्रैल बीतने के बाद मई का महीना आया। मई के महीने में अब पुलिस और सीआईए की जो टीम थी लगभग सारी चीज़ें कर चुकी थी, सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर चुकी थी, और संदिग्धों की जो लिस्ट बची थी उसमें महज 4 नाम थे। पहला गुरचरण का छोटा भाई, दूसरा गुरचरण का बेटा भूपेंद्र सिंह, तीसरा गुरमीत सिंह, चौथा गुरिंदर सिंह। इनमें से गुरमीत और गुरिंदर गुरचरण के पार्टनर थे। अब सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है, सबको एकदम सर्कुलेट किया जा रहा, और इन चारों में से जो 2 नाम थे, गुरमीत और गुरिंदर, पुलिस वालों की जो शक की सुई थी अंत में गुरमीत और गुरिंदर पे जाके अटकी। अब जब शक की सुई इनके ऊपर अटकी तो फिर इनकी लास्ट लोकेशन खंगाली जाने लगी। तो संजोग से पुलिस की जो किस्मत थी वो सही थी, और कुछ ऐसे सबूत मिल गए जिससे पता चल गया कि जो गुरमीत और गुरिंदर हैं लास्ट टाइम गुरचरण के ही साथ थे। अब जैसे ही ये सबूत मिला, भले ही 4 महीने बाद मिला, तो फ़ौरन पुलिस वालों की आंखें चमकी कि चलो जैसे तैसे करके ये मामला सुलझा तो सही। अब पुलिस वालों के पास और कोई सस्पेंस भी नहीं था, कोई सस्पेक्ट भी नहीं था, तो फ़ौरन गुरमीत और गुरिंदर को उठाते हैं। उठाने के बाद थाने लाते हैं। लाने के बाद जब वही पुलिसिया अंदाज और पंजाब पुलिस का जो अपना देसी तरीका है उस तरीक़ों को जब अपनाते हैं, तो फाइनली गुरमीत और गुरिंदर दोनों टूटते हैं। और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद जो पूरी मर्डर मिस्ट्री थी सुलझने के बाद फिर से उलझ गई। दरअसल गुरमीत और गुरिंदर 23 जनवरी साल 2023 को, यानी जिस तारीख की ये घटना है, उसी तारीख को गुरचरण से बात करते हैं। गुरचरण से पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। गुरचरण बताता है कि खेत पे जा रहा हूँ। उसके बाद फिर ये दोनों कहते हैं कि खेत पे क्या करोगी जाके, मैं तुम्हारे इलाके में आ रहा हूँ, आओ मिलते हैं, कुछ 2-2 पैक लगाते हैं, उसके बाद फिर तुमको जहाँ जाना होगा तुम जाना। गुरचरण कहता है कि ठीक है आ जाओ। गुरचरण जब ये कहता है तो फिर गुरमीत और गुरिंदर अपनी आल्टो कार से गुरचरण के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद गुरचरण आल्टो कार में बैठता है। बैठने के बाद फिर ये तीनों लोग वहाँ से निकलते हैं, किसी जगह पे जाते हैं। जाने के बाद फिर ये तीनों लोग बैठ के शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद फिर आमतौर पे जो होता है कि जो कुछ दिल में छुपा होता है मुंह पे आ जाता है। और शराब पीने के दौरान जब ये चीज़ें हुई तो फिर गुरचरण, गुरमीत और गुरिंदर के बीच पैसे को लेके झगड़ा होने लगा। अब पैसे को लेके झगड़ा होने लगा तो 2 टीमें भी बन गई। गुरचरण अकेला हो गया, गुरमीत और गुरिंदर अलग अलग। इसके बाद फिर धीरे धीरे बहस हुई। बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई, झगड़ा धीरे धीरे हाथापाई में बदल गया, और हाथापाई में बदलने के बाद गुस्से गुस्से में गुरमीत और गुरिंदर ने मिलके गुरचरण का कत्ल कर दिया। अब कत्ल किया, और जब देखा कि उनके हाथों से कत्ल हो चुका है तो शराब का जितना नशा था वो तो उतर गया, और यहीं से कवायद शुरू हुई कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए चूँकि ये लोग धंधे में थे, व्यापार में थे, देश दुनिया न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे, तो इन्हें पता था कि चाहे जो कर लेंगे आज नहीं तो कल पुलिस हम तक पहुंचेगी ज़रूर।
अगर लाश हम कहीं फेंकते हैं, कहीं छुपाते हैं, कहीं जलाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा सबूत, कोई ना कहीं ऐसा सुराग मिल जाएगा जिससे ये मामला उलझ जाएगा। इसलिए लाश को बाकायदा शमशान घाट में लेके जाके जलाना होगा, या फिर दफनाना होगा, या फिर बहाना होगा, जहाँ पे अनगिनत लाशें रोज़ जलाई जाती हों, जहाँ दफनाई जाती हों। लेकिन अब यहाँ भी एक दिक्कत थी। अगर शमशान घाट पे या फिर किसी ऐसी जगह पे वो जाते हैं तो फिर वहाँ पे बाकायदा पूछा जाता है कि आप मरने वाले के क्या लगते हैं, और जब पता चलेगा कि कोई संबंध नहीं तो फिर डाउट हो जाएगा, और लाश में भी ब्लीडिंग हो रही, तमाम तरह की चीज़ें हो रही। अब ऐसी जगह पे लाश को ठिकाने भी लगाना था जहाँ बहुत सारी लाशें हों, ताकि किसी को कोई डाउट ना हो, और पुलिस अगर हम तक पहुँचे भी तो लाश तक ना पहुँचे, तो फिर क्या करें। इसी कवायद में, इसी सूझबूझ में, आपस में डिस्कस करने में ये दोनों लोग पहले ये सोचते हैं कि लाश को पहले सही से रख लेते हैं ताकि मामला ज़्यादा बढ़े ना, फिर ठिकाने लगाने के बारे में सोचेंगे। इसीलिए फिर ये प्लास्टिक लाते हैं। प्लास्टिक को बाकायदा लाश पे लपेटते हैं, लाश को उसी आल्टो कार में छोड़ते हैं, और फिर आराम से बैठ के सोचते हैं। देखते देखते 23 तारीख बीत गई। 24 तारीख को इधर इनको पता भी चल जाता है, चूँकि गुरचरण का जो बेटा भूपेंद्र है वो फ़ोन भी कर देता है कि क्या जो पिताजी आपके पास आए हैं। तो फिर इन दोनों को लगा कि अब खोजबीन शुरू हो गई है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए अब ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाने के साथ साथ निकलते हैं कीरतपुर साहिब, एक देवस्थल है वहाँ का। उस जगह पे जाते हैं, बाकायदा बेरे कॉन्फिडेंस के साथ उस लाश के साथ उतरते हैं, और वहाँ के जो अफसर्स थे उनको बताते हैं कि ये मेरे बड़े परम मित्र हैं। बदकिस्मती देखिए कि एक्सीडेंट में इनकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी, दोनों बेटे भी मर चुके थे, अकेले ये जिंदा थे। आज इनकी भी मौत हो गई, और इनकी एक इच्छा थी कि कीरतपुर साहिब के ही इनकी लाश को ठिकाने लगाया जाए, इनकी लाश का अंतिम संस्कार हो। अब ऑफिसर्स जब ये बात सुनते हैं तो एक तरह से उनके भी आंखें नम कि बेचारा कैसा बदनसीब है कि आखिरी का जो क्रियाक्रम होता है वो भी अपने सगे संबंधियों से नहीं नसीब हुआ। अब ऑफिसर बेचारे खुद मदद करते हैं उस लाश को कीरतपुर साहिब के पास जो भाखड़ा नहर है, उसी नहर में लाश को बाकायदा पूरे सम्मान जो रीति रिवाज होता है उसके साथ पौड़ा देते हैं। अब लाश तैरा देते हैं। तैराने के बाद ये दोनों लौटते हैं और जो गुरचरण सिंह की बाइक थी उसको कैंड नहर में फेंकते हैं। अब इतना करते हैं, करने के बाद फिर इसके घर पे आते हैं गुरचरण के। उसके बाद खोजबीन का सिलसिला करते हैं, नाटक करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और कुछ दिन बाद फिर से कीरतपुर साहिब पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अगर पिछली बार कुछ गलती हुई हो एक्टिंग में तो इस बार उसको सुधार लेंगे। फिर से ऑफिसर्स मिलते हैं, उनसे ये कहते हैं कि मेरे दोस्त के यानी जो गुरचरण था उसकी आत्मा की शांति के लिए हमको भोग और पाठ करवाना है। अब अफसर बेचारे भी एकदम भाव विभोर हो जाते हैं कि कैसे आज के कलयुग में कैसे दो दोस्त हैं कि अपने दोस्त के लिए इतना खर्चा, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके बाद ऑफिसर्स और बाकायदा जो वहाँ के धार्मिक लोग थे, जो वहाँ के सिद्ध पुरुष लोग थे, कीरतपुर साहिब में गुरचरण के नाम पे भोग और पाठ करवाते हैं और वो सारी क्रियाक्रम होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। फिर से ये लौट के आते हैं, फिर से गुरचरण के बेटे के साथ मिलकर खोजने का नाटक करते हैं और ये सिलसिला लगातार 4 महीनों तक चला और 4 महीनों तक ये लगातार लाश को खोजने और गुरचरण की गुमशुदगी की कंप्लेन लेके पुलिस वालों के सामने जा रहे थे। अब पुलिस वाले जैसे ही पूरी बात सुनते हैं, पूरा बयान सुनते हैं, तो एक टीम तो फ़ौरन भाग के जाती है कैंड नहर। वहाँ पे गोताखोर जाते हैं और संजोग से बाइक तो मिल गई, लेकिन उस भाखड़ा नहर में एक चैनल है, मैं आपको बताऊंगा, आप उस चैनल को चेक कीजिएगा, आसू मलिक गोताखोर। आप एक बार उस चैनल को, और एक विनती भी, अगर आप कमज़ोर हृदय के हैं यानी आप दहल जाते हैं कुछ ऐसी सीन को देखने के बाद, जैसे कोई पोस्टमार्टम की सीन हो या फिर कुछ ऐसी वैसी सीन हो, तो आप मत जाइएगा। लेकिन अगर आप कलेजे के मजबूत हैं तो आप उस आसू मलिक गोताखोर के चैनल पे जाइएगा और देखिएगा कि भाखड़ा नहर हो या और चाहे जितनी नहरें हों, उन नहरों में कैसी कैसी लाशें मिलती हैं। मैं तो बाकायदा चेक कर रहा था उस चैनल को, तो सच कहूँ तो एक बार तो अजीब लगा कि कैसे कैसे लोग हैं, एकदम सड़ी सड़ी लाशें और अजीब अजीब चीज़ें। इस बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आप उस वास्तविक स्थिति को तब समझेंगे जब उस चैनल को देखेंगे। तो फिर अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी मशक्क़त ये है कि जो लाश जनवरी में उस नहर में बाकायदा प्रभावित कर दी गई हो, तो 5 महीने में उसकी स्थिति क्या होगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। बहरहाल पुलिस वाले अभी भी उस लाश को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इतनी सारी लाशें प्रभावित की जा रही हों वहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक लाश का मिलना एक तरह से असंभव ही है।
और ऐसा भी नहीं है कि आप सारी लाशों को निकाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी और की दिक्कत हो सकती है कि आप उसके पिता की या फिर उसके बेटे की, उसके भाई की लाश निकाल रहे हैं। और जब तक लाश नहीं मिलेगी, और एक 4 महीने का एक लंबा फासला, इसमें कितनी बार बारिश हुई, कितनी बार चीज़ें हुई, तो जहाँ पे ये घटना हुई होगी, जहाँ पे कुछ सबूत भी होंगे खून के या फिर मर्डर के, तो 4 महीने में तो सारे सबूत भी मिट गए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये मामला सुलझने के बाद फिर से उलझ गया। न लाश है, न क्राइम सीन का सही से पता, और मोटिव है और कातिल है, लेकिन लाश नहीं है, तो फिर वही बात। और ऐसा ही एक मामला हुआ था जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी शहाबुद्दीन की, कि सबको पता था कि शहाबुद्दीन ने मर्डर किया, लेकिन लाश होनी चाहिए। अब लाश ही नहीं मिली तो मर्डर हटा के फिर गुमशुदगी और किडनैपिंग का मामला चलाया गया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, जिसमें मामला सुलझने के बाद भी उलझ गया। महज कुछ पैसे को लेके झगड़ा हुआ और उसके बाद तुरंत ही कत्ल हुआ। कत्ल करने के बाद कातिलों ने किस तरह का दिमाग लगाया और तमाम तरह की चीज़ें की। और उससे पहले जो मैंने उस बच्ची के बारे में बताया जिसने स्कूल में आग लगाई और 20 लड़कियां जल के मर गई, उसकी भी बात कहीं ना कहीं सोचने वाली है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि वामन पुराण के अनुसार यमुना नदी में किनके कूदने से या फिर किनके उतर जाने से जो यमुना का पानी था वो काला हो गया था। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। पहला था भगवान शंकर, दूसरे थे तक्षकनाग, तीसरा थे भगवान श्री कृष्ण और चौथा थे माता काली। तो इन चारों ऑप्शनों में से भगवान शिव का जो ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन नंबर 1। दरअसल जब माता सती अपने पिता के पास जाती हैं, वहाँ पे फिर शंकर भगवान का अपमान होता है। अपमान की उस आग को सहन नहीं कर पाती और उस हवन कुंड में कूद जाती हैं। तो उस लाश को, उनकी उस शव को लेके जब भगवान शंकर वियोग में आते हैं, तो फिर वहीं वियोग में आने के बाद वो यमुना नदी में आखिरी में कूदते हैं, और वहीं से फिर यमुना का जो नाम है वो कालिंदी नदी भी पड़ जाता है, क्योंकि पानी काला हो गया था और वहीं से नदी का नाम कालिंदी भी पड़ा था। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है जो थॉमस जी हैं, अवंती होरू जी हैं, पंकज पटेल जी हैं, शैलेश जी हैं, पवन कुमार जी हैं, नितेश नायक जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, जुल्फी हैदर जी हैं, रजत राय जी हैं, सलीम जी हैं सऊदी से, राहुल कुमार जी हैं, लड्डू यादव जी हैं, मुकेश कुमार सोनी जी हैं, खुबैब खान जी हैं, अबीब खान बबलू जी हैं और सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। पंकज पटेल भाई हैं जो लगातार कई लोगों के कमेंट्स पे उन्होंने जवाब दिया कि किसका सही है किसका गलत। तो पंकज पटेल जी आप भी ऐसी मार्गदर्शन सबका करते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का मेरा सवाल है कि जो डाक टिकट होती है या फिर जो डाक का इतिहास है एक, कि डाक कहाँ से शुरू हुई कब ख़त्म हुई, तो जो इसकी पढ़ाई करते हैं, जैसे कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तो उसको कहा जाता है कि अब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। कोई साइंस या फिर इन सारी चीज़ों की पढ़ाई करता है तो उसको साइंटिस्ट कहा जाता है, या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो उसको इंजीनियरिंग की स्टडी कहा जाता है। फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा है तो फिजिक्स का माना जाएगा। तो जो डाक टिकट और डाक के इतिहास के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसमें 4 ऑप्शन हैं, पैथोलॉजी, थियोलॉजी और जियोलॉजी, और एक और ऑप्शन है फाइलेटली। पहला ऑप्शन है पैथोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है थियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है जियोलॉजी और चौथा ऑप्शन है फाइलेटली। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी डाक टिकट और डाक की हिस्ट्री के लिए कौन सी स्टडी होती है, कौन सा अध्ययन होता है? आपको अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि अपनी राइटिंग में मैंने क्या लिख दिया मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और उसी के साथ एक सवाल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जय हिंद।